नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स की यूनिट फर्स्ट के अंदर अब तक हम लोग फर्मा के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं और अब अपने फर्मा के नियम के द्वारा जो परावर्तन है उस परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए फर्मा के नियम द्वारा परावर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति। पहला टॉपिक अपने आज है फर्मा के नियम के द्वारा परावर्तन फर्मा के नियम के द्वारा परावर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति। जो परावर्तन के नियम है उन परावर्तन के नियमों को सबसे पहले हम लोग आज व्युत्पन्न करेंगे और उसके बाद में फिर अपवर्तन के जो नियम हैं उन्हें व्युत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कल मैं आपको बता भी चुका हूँ कि परावर्तन के दो नियम हैं। एक तो अपने पास में होता है कि आपतन, जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, और तीसरा जो आपके पास में अभिलंब है। ये तीनों जो है वो कहाँ स्थित होते हैं? ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, यानी आपके पास में कोई एक तल है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद में वो क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उन दोनों के बीच में आपने क्या किया है, एक अभिलंब खींचा है, बिल्कुल लंबवत उनके। तो वो तीनों जो है वो क्या है, एक ही तल में स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो परावर्तन का नियम है वो आपको बताता है कि जो आपके पास में आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये अपने पास में परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, इन दोनों नियमों को ही अपने व्युत्पन्न करने वाले हैं फर्मा के नियमों की सहायता से। तो सबसे पहले कोई एक समतल मानते हैं कि अपने पास में कोई एक समतल दर्पण है, कोई एक समतल दर्पण मान लेते हैं PQRS। ये PQRS अपने पास में क्या है, कोई एक समतल दर्पण है। ये जो हमारे पास में ये क्या है, एक समतल दर्पण है और इसके लंबवत एक पृष्ठ मान लेते हैं AB। ये ABCD, ये क्या है, इसके लंबवत एक पृष्ठ है। ठीक है, ABCD जो है वो क्या है, एक लंबवत पृष्ठ है जो किस पर स्थित है, ये स्थित है आपके PQRS समतल दर्पण पर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण मानते हैं और वो प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ आती है, वो आती है O' पॉइंट पर। ये O' इसमें पॉइंट है, इस पर प्रकाश की एक किरण आती है। यहाँ समतल दर्पण से आकर के टकराती है। समतल दर्पण से आकर के एक प्रकाश की किरण O' जो है वो क्या होती है, टकराती है, यानी आपतित होती है O' और यहाँ से ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो O' आपके पास में क्या है, आपतित किरण है और O' जो है आपके पास में परावर्तित किरण है। और ABCD अपने क्या कर रखा है, एक
तल रख रखा है हम लोगों ने, जो दर्पण के क्या है, बिल्कुल लंबवत है। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने एक पॉइंट O लेते हैं और उस पॉइंट O को क्या कर देते हैं, मिलाते हैं किससे, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट O लेते हैं और इस O को A से मिलाते हैं और इस साइड इस O को किससे मिलाते हैं, B से मिलाते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, अपना O है और ये O डैश दूरी है, इन दोनों के मध्य हम लोगों ने क्या कर दिया, एक लंब खींच दिया है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने माना है कि O डैश जो है वो क्या है, एक लंब है। अब देखिए आपतित किरण A O डैश और परावर्तित किरण O डैश B जो है उसका प्रकाशीय पथ कितना होगा। जो आपके पास में आपतित किरण A O डैश है और आपके पास में परावर्तित किरण क्या है, O डैश B है, इसका प्रकाशीय पथ क्या है, इसका प्रकाशीय पथ है A O डैश प्लस O डैश B। ये क्या है, आपके पास में इस किरण का प्रकाशीय पथ है। देखिए अपने क्या किया, अपने सबसे पहले समतल दर्पण लिए, समतल दर्पण पर अपने एक लंबवत पृष्ठ रख दिया और पॉइंट A से होते हुए ये मान लिया कि एक प्रकाश की किरण आ रही है जो O डैश से टकराती है और B की ओर चली जाती है। फिर अपने इस पृष्ठ को माना गया, तो मैंने पृष्ठ को पहले बनाया है ताकि ये डायग्राम बन जाए। ठीक है, रियल में यहाँ क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ इस तरीके से आपके पास में ये एक समतल दर्पण है और यहाँ से क्या हो रही है, एक प्रकाश की किरण आ रही है जो O डैश से टकरा करके इस ओर क्या हो रही है, चली जाती है। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण इस बिंदु से आती हुई और O डैश जो आपने बिंदु बना रखा है यहाँ पर टकराती है और यहाँ से टकराने के बाद में इस दिशा में आगे चली जाती है। अब अपने क्या किया है, एक लंबवत पृष्ठ माना है, इस तरीके से क्या किया है, एक लंबवत पृष्ठ माना है। ये पृष्ठ क्या कर रहा है, PQRS जो है इसको आर पार छेदता हुआ जा रहा है और इस पृष्ठ पर एक पॉइंट अपने O लिया है और इसे अपने क्या कर दिया है, मिला दिया है और ये अपने इससे क्या खींच दिया है, एक अभिलंब खींच दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो अपने बना रखा है, यहाँ पर आपको जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि जो आपका A O डैश है प्लस O डैश B जो है, ये आपके पास में क्या प्राप्त हो रहा है, A O डैश B, ये आपको प्राप्त हो रहा है A O डैश और O डैश B, यानी प्रकाशीय पथ जो है वो क्या है, A O डैश और O डैश B या A O डैश B, ये आपका क्या है, प्रकाशीय पथ है। परंतु सामने जो डायग्राम है उससे आपको दिख रहा है कि ये A O डैश जो है ये बड़ा है किससे, A O से, A O डैश जो है वो क्या है, इस A O से बड़ा है। दूसरा O डैश B जो है ये क्या है, ये O डैश B जो है आपका O B से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A O डैश प्लस O डैश B जो है आपके पास में प्राप्त हो रहा है वो क्या है, A O प्लस O B जो दूरी है उससे क्या प्राप्त हो रहा है, आपको बड़ा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो O डैश की प्रत्येक स्थिति जो आप लोग लोगे उसके लिए A O डैश प्लस O डैश B जो है वो दर्पण के लंबवत तल जो है उसमें जो स्थित है A O प्लस O B उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो फर्मा का जो नियम है वो आपको बताता है कि प्रकाशीय पथ और गमन समय जो है वो क्या होना चाहिए, वो चरम होना चाहिए और चरम यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहाँ जो चरम मान होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जिस पथ से होकर के गति करेगा वो पथ आपका क्या है, ये वाला है A O O B। ठीक है, यानी यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हो कि जो आपका O और O डैश पॉइंट है ये अलग अलग न होकर के क्या है, समपाती है। ये क्या है, समपाती है। अगर ये समपाती है तो इसका मतलब हुआ आपतित किरण और ये जहाँ आप लोग अभिलंब खींचोगे और O डैश B जो है वो क्या है, वो आपके एक ही पॉइंट पर स्थित है या एक ही तल में स्थित है। कुल मिलाकर के कंप्लीट बात देखिए, वैसे तो मैं आपको यहाँ से बता नहीं सकता सीधा, कुछ इस तरीके से है आपका दर्पण और इसके ऊपर ये रखा गया है पृष्ठ। ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका तल है और इस पर इस तरीके से क्या कर दिया गया, पृष्ठ को रख दिया गया है और ये आपकी प्रकाश की किरण इस तल पर आकर के गिर रही है और दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद अपने ये लिखा है कि A O डैश जो है वो
ए ओ से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। थोड़ा सोच करके देखिए कि एक तो आपके पास में ये और एक आपने यहाँ तल रख दिया है, ये जो तल है इसका जो ओ पॉइंट आने वाला है वो ओ पॉइंट अगर आप देखो तो वो तो इस तल के ऊपर स्थित है, वो दूरी क्या होगी, ए ओ होगी, ए से ओ तक होगी, ए से ओ तक होगी। और ये जो तल है इस पर अगर ओ कहीं और स्थित होगा, ओ जो है जैसे अपने ये तल ले रखा है, इस तल की बजाय अगर ओ कहीं भी अलग पॉइंट पर स्थित हो इस तल में, तो हर बार क्या होगा, हर बार मान जो है आपको बड़ा प्राप्त इससे हो जाएगा। ठीक है, पर आपको फर्मा का नियम ये बताता है कि वो मान क्या होना चाहिए, चरम होना चाहिए। यहाँ चरम जो है तो वो चरम यहाँ क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है कि अधिकतम मान जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, इस डायग्राम को देख करके अधिकतम तो पता ही नहीं लग रहा कि अधिकतम मान कितना होना चाहिए, परंतु न्यूनतम की सीमा है। न्यूनतम की कहाँ सीमा है, न्यूनतम की ये सीमा है। अगर प्रकाश की किरण यहाँ से होती हुई यहाँ पर चली जाए तो ये सबसे छोटा पथ होगा उसका। ठीक है, और लगने वाला समय भी क्या होगा, सबसे कम होगा। इसलिए ये ओ और ओ डैश जो है वो क्या होंगे, समपाती होंगे, यानी एक ही होंगे। प्रकाश की किरण यहाँ से नहीं जाएगी, प्रकाश की किरण ए ओ बी से होकर के जाएगी। अगर ए ओ बी से होकर के प्रकाश की किरण आपकी जाती है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो आप लोग यहाँ खींचोगे, तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए अपने इसमें, इसके बाद में आता है अपने फर्मा का जो नियम है उसकी सहायता से परावर्तन के द्वितीय नियम की पुष्टि। तो द्वितीय नियम की पुष्टि के लिए अपने क्या करते हैं, एक दर्पण लेते हैं और उस पर एक लंबवत तल ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, आपने क्या किया, एक दर्पण लिया और इस दर्पण के लंबवत तल लिया, ए बी, ये इस तरीके से अगर मिलाएं तो ए बी सी डी, ए बी सी डी जो क्या है, एक लंबवत तल है। यहाँ से ए ओ आपकी आपतित किरण है और ओ बी जो है वो कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। और ये क्या है, इसके बिल्कुल बीचों बीच से होकर के इसका अभिलंब है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ ये क्या है, एक ही तल में स्थित है। आपतन कोण को आई से लिखते हैं और जो अपना परावर्तन कोण है उसे अपने आर से लिखते हैं। ये जो दूरी है इसे यू से लिखते हैं और ये जो दूरी है इसे अपने वी से लिखते हैं। ये मान लेते हैं कि ए और डी जो है इनके मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल एम है, और इसके मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल एन है। यानी ये जो आपका ए पॉइंट है ये धरातल से कितनी ऊंचाई पर रखा गया है, एम ऊंचाई पर रखा गया है, और बी पॉइंट आपको जो प्राप्त हो रहा है वो धरातल से कितनी ऊंचाई पर प्राप्त हो रहा है, आपको एन ऊंचाई पर प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने इसमें यही बात देखेंगे कि जो आपकी आपतित किरण है ए ओ, जो आपतित किरण आपकी है ए ओ, और जो परावर्तित किरण है ओ बी, और जो आपका अभिलंब है ओ एन, ये तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। ए ओ बी और एन ओ जो तीनों आपके हैं ये कहाँ स्थित है, एक ही तल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो अपने ये दूरियां तो मान ही ली है कि जो ए ओ दूरी है ये अपनी यू है, और ओ बी जो दूरी है ये अपनी वी है, ए डी जो दूरी है इसे हमने लिख दिया है एम से, और बी सी जो दूरी है इसे हम लोगों ने लिख दिया है एन से। अब प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग कितना है, सी है। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना है, सी है। प्रकाश का वेग सी है। तो प्रकाशीय पथ ए ओ बी में लगा समय, प्रकाशीय पथ ए ओ बी में लगा समय। प्रकाशीय पथ जो आपका ए ओ बी है इसमें कितना समय लगेगा, तो आप लोग देखोगे कि समय स्मॉल टी यदि लगता है, समय स्मॉल टी यदि अपना लगता है तो अपने समय का सूत्र किसके बराबर आएगा, वो आएगा दूरी बटे चाल के। तो चाल तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ कितनी अपने पास में सी है, पर ए ओ
v। तो प्रकाश ने कितनी दूरी तय की है? प्रकाश ने u प्लस v दूरी जो है वो तय की है। यहाँ कितनी दूरी तय की है? u प्लस v दूरी प्रकाश ने तय की है। तो अपना t किसके बराबर है? समय t जो है वो u प्लस v बटा c के बराबर है। यानी कितना समय लग रहा है इसे? तो t समय लग रहा है जो किसके बराबर है? u प्लस v बटा c के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, u और v का मान हम लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले u का मान अपने ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि u का मान कितना आएगा, और उसके बाद अपने देखेंगे कि v का मान कितना आएगा। इस त्रिभुज को यदि अपने देखें तो इस त्रिभुज के अंदर अगर आप लोग इसे देखो तो ये कोण कितना बनेगा? I बनेगा, और ये यहाँ पर क्या है? लंब है। इसे देखें ये r बनेगा और ये यहाँ पर क्या है? लंब है। ठीक है, तो अपने ये u इस त्रिभुज का कर्ण है और ये आधार है और ये क्या है? लंब है। ठीक है, तो अब अपने देखें कि जो अपना m है, m किसके बराबर होता है? आधार किसके बराबर होता है? तो आप लोग जानते हो आधार बराबर होता है कर्ण कोस थीटा के। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण कोस थीटा होता है। तो आधार किसके बराबर है? कर्ण कोस थीटा के बराबर है। थीटा की जगह कितना है? I है। तो अपना u किसके बराबर आया? u बराबर आया m अपॉन कोस I के बराबर, यानी u को क्या लिख सकते हो? m सेक I। आई बात समझ में? तो अपना जो m है ये u है, u किसके बराबर है? m सेक I के बराबर है। इसी तरीके से अपना n जो है, n इस साइड देखिए, n फिर से आधार है, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा कर्ण कोस थीटा के बराबर। थीटा की जगह r है, तो v का मान कितना? n अपॉन कोस r। तो अपना v किसके बराबर? n, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा? सेक r के। तो v किसके बराबर? n सेक r के बराबर, और u किसके बराबर? m सेक I के बराबर। तो u का मान तो m सेक I, n का मान n सेक r, दोनों को उठा करके अपने जो t है उसमें रख देते हैं। तो t किसके बराबर? m सेक I प्लस n सेक r बटा c के बराबर। ठीक है, इतना करने के बाद में आगे अपने इसे देखते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम की जब बात करते हैं तो अपने पास में फर्मा का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये समय जो लग रहा है वो क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। यदि ये समय न्यूनतम होगा तो फर्मा के नियम से स्मॉल t न्यूनतम होना चाहिए, और ये न्यूनतम कब होगा? जब dt किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी इस समीकरण का आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका यदि आप लोग अवकलन करो dt का, तो आपके पास में ये जो मान आने वाला है इस dt का, तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग इसे कुछ इस तरीके से लिखोगे पहले तो कि t जो है वो किसके बराबर है? t अपना 1/c और ब्रैकेट के अंदर m सेक I प्लस n सेक r के बराबर है। आप लोग अवकलन करोगे और साथ के साथ इसे किसके बराबर रखोगे? 0 के। तो dt की जगह क्या आएगा? ये t की जगह क्या आएगा? dt आएगा, और इसका जो भी अवकलन आएगा उसे 0 के बराबर रखेंगे तो c भी वहाँ से किस में चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। सिर्फ इसका अवकलन मैं सामने लिख रहा हूँ। जो आपके पास में सेक I है और जो सेक r है इसका सिर्फ अवकलन लिख रहा हूँ। तो आपके पास में क्या आएगा? देखिए ये आएगा m सेक I। m कांस्टेंट है, सेक I का सेक I और टेन I होता है, तो सेक I टेन I और डी आई, प्लस n कांस्टेंट है, सेक r का सेक r टेन r, तो ये सेक r और टेन r, साथ में डी आर किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। समीकरण कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसे यदि थोड़ा एडजस्ट कर लेते हो तो ये आती है m सेक I टेन I डी आई बराबर किसके? माइनस के n सेक r टेन r डी आर के बराबर। ठीक है, तो अपने पास में ये समीकरण क्या आ जाती है? ये समीकरण आ जाती है m सेक I टेन I डी आई किसके बराबर? माइनस के n सेक r टेन r डी आर के बराबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्मा के नियम से। तो फर्मा का नियम अपने को ये बता रहा है कि O की प्रत्येक कंडीशन के लिए अपने पास में ये फर्मा के नियम की जरूरत नहीं है। अपने
प्रत्येक स्थिति देखिए ओ की, तो ओ की प्रत्येक स्थिति के लिए ये जो आपके पास में दूरी आने वाली है ये क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी ओ की प्रत्येक स्थिति के लिए। यानी जो आपके पास में डी ओ प्लस ओ सी दूरी है ये ओ की प्रत्येक स्थिति के लिए आपके पास में क्या आने वाली है, कांस्टेंट आने वाली है। यदि डी ओ प्लस ओ सी आपकी कांस्टेंट आने वाली है तो आपको मान रखना पड़ेगा यहाँ पर किसका, डी ओ सी का। तो मान रखते हैं और देखिए क्या आएगा, हमने लिखना है डी ओ प्लस ओ सी किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। डी ओ का मान देखिए, डी ओ का मान डी ओ, पहले तो ये लिख देता हूँ कि डी ओ प्लस ओ सी बराबर क्या आना चाहिए, आपका कांस्टेंट आना चाहिए। डी ओ का मान देखें तो ये आपके पास में डी ओ है, यानी यहाँ जो आपका लंब बन रहा है वो लंब क्या है, वो लंब जो है वो आपका डी ओ है। ठीक है, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें लंब आता हो और इसके साथ अब यदि अपने एम को रखना चाहिए तो लंब और आधार इसमें संबंध कौन बताता है, अपने टेन थीटा जो है वो बताता है। ठीक है, टेन थीटा जो है वो बताता है। तो डी ओ यानी अपना जो लंब है वो किसके बराबर आएगा, वो आधार टेन थीटा के बराबर आएगा, टेन आई के बराबर आएगा। लंब बटे आधार अपने जो लिखेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, टेन आई के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा ओ सी जो है वो ओ सी किसके बराबर आएगा, एन टेन आर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, एन टेन आर के बराबर आ जाएगा। यहाँ भी जो यहाँ पर अपने नियम अप्लाई किया है वही नियम होगा। नियम तो क्या है, टेन थीटा का ही मान है। देखो रखते हैं इसे, ये आया एम टेन आई प्लस एन टेन आर और बराबर क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एन टेन आर बराबर क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। यदि इस समीकरण का किया जाता है यहाँ पर अवकलन, तो अवकलन करने पर देखिए क्या आएगा, अवकलन करने पर तो ये n तो अपनी जगह रहेगा, 10 का सेक स्क्वायर आई, साथ में डी आई प्लस का n सेक स्क्वायर आर डी आर और 0, तो ये बनता है m सेक स्क्वायर आई डी आई बराबर माइनस का n सेक स्क्वायर और डी आर और समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 का लगा देते हैं भाग। ठीक है, समीकरण 3 जो है उसमें क्या कर देते हैं, समीकरण 4 का भाग लगा देते हैं। जो मान आपके पास में बचेगा वो देखिए मान क्या बचने वाला है समीकरण 3 में समीकरण 4 का। ये समीकरण 3 है, m सेक आई टेन आई डी आई बटा ये आएगा m सेक स्क्वायर आई डी आई। ठीक है, और ये कितना है, माइनस का n सेक आर टेन आर डी आर अपॉन कितना, माइनस का n सेक स्क्वायर आर और डी आर। ठीक है, जितने मान थे वो सारे मान अपने रख दिए। एक तो समीकरण नंबर 3 है, ये ऊपर वाली जो लाइन है समीकरण 3 को बता रही है, और ये जो आपके पास में लाइन है ये किसे बता रही है, समीकरण नंबर 4 को बता रही है। तो समीकरण 3 और 4 जो है उनका एक दूसरे में क्या कर दिया, आपने भाग लगा दिया, यानी समीकरण 3 में भाग दे दिया किसका, समीकरण 4 का। तो यदि अपने ऐसा करते हैं तो m से m यहाँ से कैंसिल, n से n ये माइनस वाला कैंसिल, di से di कैंसिल, dr से dr कैंसिल, सेक की एक पावर कैंसिल, और यहाँ भी सेक की एक पावर जो है वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। आपके पास में मान देखिए क्या बचेगा, आपके पास में मान बचेगा यहाँ से 10i बटा सेक आई, 10i बटा सेक आई, और यहाँ से 10r बटा सेक आर। ठीक है, ये मान आपके पास में यहाँ बचता है। इसे आप लोग यदि सोल्व करो तो इसे तो क्या लिख सकते हो, साइन आई बटा कोस आई, और जो सेक आपके पास में इसे क्या करते हो, 1 बटा कोस आई लिख सकते हो आप लोग। इसी तरीके से इसे तो क्या लिख सकते हो, साइन आई बटा साइन आर, और इसे 1 बटा कोस आर। तो आपके पास में देखिए कुछ एक मान जो है यहाँ से आपके पास में निरस्त हो जाएंगे। जैसे ये वाला जो मान है कोस आएगा यहाँ,
साइन बटा कोस टेन होता है, ये मान यहाँ से कैंसिल और आपके पास में बचता है साइन आई बराबर साइन आर, आर है ये आर, साइन आर, ठीक है। दोनों साइड इन्वर्स यदि करते हैं आई किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जिससे अपने सिद्ध हो जाता है कि अपना जो आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण के। तो इस तरीके से अपने फर्मा का जो नियम है उससे परावर्तन के जो नियम है उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो अपने जो टेन है उसे टेन को लिख दिया साइन बटा कोस साइन आई बटे कोस आई, और इस तरफ अपने टेन आर को लिख दिया साइन आर बटे कोस आर, सेक आई को लिख दिया 1 बटे कोस आई और सेक आर को लिख दिया 1 बटे कोस आर। कोस से कोस कैंसिल, दोनों तरफ कोस से कोस कैंसिल, साइन आई बराबर साइन आर और आई और आर एक दूसरे के बराबर, जिससे अपने सिद्ध हो जाता है कि अपना जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये अपना टॉपिक है जिसके अंदर अपने क्या किया है, फर्मा के नियम की सहायता से जो परावर्तन के नियम है उन्हें व्युत्पन्न किया है या सिद्ध किया है। इसके बाद में सेकंड अपने आता है कि फर्मा के नियमों के द्वारा जो अपवर्तन के नियम है उन अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति, सेकंड टॉपिक अपने इसमें। फर्मा के नियम से अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति। सेकंड आता है अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति। किसकी सहायता से, फर्मा के नियमों की सहायता से। ये बात जरूर याद रखना कि फर्मा के नियम को काम में लेना है, यानी ये जो आपने डेरिवेशन किया है सेम डेरिवेशन करना है, किसी अन्य तरीके से आपको ये डेरिवेशन नहीं करना है क्योंकि उसमें फर्मा का नियम नहीं होगा। तो देखिए फर्मा के नियम से इनकी व्युत्पत्ति करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तन के नियम क्या होती हैं। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको क्या बताता है कि जो आपके पास में आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और जो आपके पास में अपवर्तित किरण है, और तीसरा इसके अंदर आपके पास में जो अभिलंब है, वो तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में स्थित होने चाहिए। तो फर्मा ये अपवर्तन का जो पहला नियम है वो अपने को क्या बताता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है वो कहाँ स्थित होने चाहिए, एक ही तल में स्थित होने चाहिए। दूसरा जो नियम है वो आपको बताता है कि जो आपके पास में आपतन कोण की ज्या है, जो आपके पास में क्या है, आपतन कोण की ज्या है। आपतन कोण की ज्या से मतलब अपना है साइन आर, जो अपने पास में आपतन कोण की क्या है, ज्या है। आपतन कोण की ज्या जो है वो, और जो आपके पास में अपवर्तन कोण है, आपतन कोण की ज्या और दूसरा आपके पास में क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या है। आपतन कोण की ज्या और जो आपके पास में अपवर्तन कोण है, उस अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियतांक रहता है। इनका अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियतांक रहता है। ये अपने पास में क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। और ये जो नियतांक है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है दूसरे माध्यम और पहले माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर, या आप लोग इसे लिख सकते हो 1μ², ठीक है, 1μ²। इसके ये मान क्या होता है, बराबर होता है। सीधा सीधा आप लोग इसमें लिख सकते थे साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2/μ1 बराबर 1μ²। ये आपके पास में क्या है, अपवर्तन का नियम है, जिसे अपने स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये स्नेल का नियम अपने सिद्ध करना है, एक तो इसे अपने स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। तो एक तो अपने क्या करना है, ये जो स्नेल का नियम है इसे सिद्ध करना है। दूसरा अपने ये सिद्ध करना है इसमें कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन है इसे तो आपने बिल्कुल उसी प्रकार से करना है जैसा आपने किसमें किया था, परावर्तन में किया था, ठीक है। यानी जो अपवर्तन है, इस अपवर्तन के पहले नियम को तो उसी प्रकार से सिद्ध करेंगे अपने, जिस प्रकार से आपने क्या किया था, परावर्तन में सिद्ध किया था। फिर से आपको वो तल लेने पड़ेंगे और वहीं पर भी वो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। और न्यूनतम कब होगा, जब ये तीनों जो है वो एक ही तल में, वही ओ डैश पॉइंट लेने होंगे और वो दोनों पॉइंट कहाँ स्थित हो, अपने एक ही तल में स्थित हो। अगर वो दोनों पॉइंट फिर से कहाँ स्थित होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे, ओ डैश यानी संपाती होंगे, तब क्या होगा,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है वो एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, अब आता है अपने अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन के दूसरे नियम को अपने नेक्स्ट वीडियो में सिद्ध करेंगे, जो अपने स्नेल का नियम है। ठीक है, तो कल जो अपना वीडियो है उसके अंदर अपने क्या करने वाले, जो स्नेल का नियम है, इस स्नेल का नियम को सिद्ध करने वाले हैं, यानी अपने जो साइन आई अपॉन साइन आर है ये सिद्ध करेंगे। μ2 अपॉन μ1 या 1 μ2 के क्या होता है, बराबर होता है।